बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और ये जो हमारे पास अब ये पॉइंट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ये हमारे पास किसकी थ्योरी के अंदर से लिया गया था। ये थ्योरी हमारे पास लेमार्क ने दी थी और ये थ्योरी जो सी उसने दी थी उसका नाम था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि 1809 में दी गई थी। और उसका एक पॉइंट जो सा है इस थ्योरी का, वो हमारे पास था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये थ्योरी हमारे पास 1809 में दी गई थी। ये वही हमारे पास साल था जब हमारे पास डार्विन जो सा है वो पैदा हुआ था। अब हमारे पास जो लेमार्क था वो था कौन? लेमार्क जो उस टाइम पर नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम जो कि पेरिस के अंदर था, वहाँ पर वो इंचार्ज था इनवर्टिब्रेट कलेक्शन का। अब इसने जो सी थ्योरी दी थी वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करके उसके 2 पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं। फर्स्ट जो उसका पॉइंट है वो हमारे पास है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। और सेकंड पॉइंट हमारे पास है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। शायद ये दोनों पॉइंट जो हैं वो मैट्रिक में भी स्टडी किए हों आपने। अब फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले देखते हैं यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। उसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके नाम से ही पता चल रहा है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, कि वो वाला पार्ट, वो ऑर्गन जिसको हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होता जाता है। जबकि दूसरा ऑर्गन जिसको डिसयूज़ करते हैं, यानी कि जिसको यूज़ हम कम कर देते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो-सा है वो वीक होना शुरू हो जाता है और क्या होता है, टाइम के साथ-साथ ख़त्म हो जाता है। अब इसमें हमारे पास एग्ज़ाम्पल जो-सी है 2 ऑर्गेनिज़्म की एग्ज़ाम्पल ली है। फर्स्ट हमारे पास एग्ज़ाम्पल इन्होंने बताई है जिराफ की। जिराफ के बारे में हमने पता है कि हमारे पास पहले टाइम के अंदर जो-से जिराफ थे उन सब की नेक जो-सी है वो क्या थी, उन सब की नेक जो-सी है वो शॉर्ट लेंथ थी। लेकिन क्योंकि अब क्या हुआ था, एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से ट्रीज़ की लेंथ लंबी होती गई और जिराफ क्या करते थे उन ट्रीज़ तक पहुँचने के लिए, ताकि वो उनकी लीफ तक पहुँचे और उसके ऊपर फ़ीड करें। वो क्या करते थे, अपनी नेक को स्ट्रेच करते थे। स्ट्रेच करने की वजह से उनकी नेक जो-सी है वो पहले से क्या होती गई, लंबी होती गई। तो हमारे पास जिराफ जो-से थे, पहले वक़्तों के जिराफ जो-से थे, उनकी क्या थी, शॉर्ट लेंथ थी नेक की, क्योंकि वो नीचे से आराम से उस वक़्त जो लीव्स थे वो नीचे उनको अवेलेबल थे, वो आराम से वहाँ पे फ़ीड कर लेते थे। लेकिन जैसे-जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता गया, ट्रीज़ की लेंथ लंबी होती गई, तो वो उनको क्या करना पड़ता था, उनको नेक को स्ट्रेच करके जो है वो लीफ तक पहुँच कर उनको खाना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी नेक जो-सी है वो क्या होती गई, लॉन्ग होती गई। इसी तरह हम लोग ब्लैक स्मिथ की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ब्लैक स्मिथ जो-सा है वो अपने आर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, बाकी ऑर्गन्स की निस्बत ज़्यादा यूज़ करता था, जिसकी वजह से उसके बाइसेप मसल जो उनसे हैं वो क्या हो गए थे, वो ज़्यादा बिगर हो गए थे और स्ट्रॉन्ग हो गए थे। तो ये 2 हमने पॉइंट इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन के अंदर। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या था इसकी थ्योरी का, वो हमारे पास है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। कि एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं जो कैरेक्टर हमारे पास एनवायरनमेंट की वजह से डेवलप हुए हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे लॉन्ग नेक का कैरेक्टर जो सा है वो एनवायरनमेंट की वजह से जिराफ के अंदर डेवलप हुआ था। अब इन्होंने कहा इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर का तो हमें पता चल गया। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि अगली जनरेशन में पास हो जाना। बाद में हमारे पास लेमार्क को पता चला कि ये कैरेक्टर जो उनसे हैं, ये क्या होते हैं, ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, यानी कि जो टाइम के साथ-साथ एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट होने के लिए ये कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं बॉडी के अंदर, ये क्या होते हैं, ये इनहेरिटेबल है। इनहेरिटेबल यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर पास हो जाते हैं। इसीलिए इनकी नेक जो उस वक़्त में क्या होती थी, लॉन्ग होती थी। जब उनकी अगली जनरेशन आती थी तो उसकी नेक जो है वो पहले वाले की तरह यानी कि शॉर्ट होने की बजाय क्या होती थी, उतनी ही जो सी लेंथ की होती थी। यानी कि इनका ये कैरेक्टर जो है वो अगली जनरेशन के अंदर क्या हो जाता था, पास हो जाता था। तो ये 2 हमारे पास जो सी हैं इसमें पॉइंट्स आ जाते हैं। टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में। सबसे पहले ये कहाँ पे बॉर्न हुआ था? ये हमारे पास एक इंग्लैंड का एक शहर था, श्रूसबेरी। 1809 के अंदर ये वहाँ पर पैदा हुआ। उसके बाद इसने क्या किया, इसने बहरी सफ़र किया। उस बहरी जहाज़ का नाम बेगल था, जो कि इसने साउथ अमेरिका कोस्टल लाइन के ऊपर जो है वो वहाँ पे सफ़र किया था। साउथ अमेरिका के साहिल के ऊपर इसने सफ़र किया था और वहाँ पे इसने क्या किया था, उसने ऑब्ज़र्व किया था और कलेक्ट की थी 1000 ऑफ स्पीशी ऑफ फ़ाउना एंड फ्लोरा। अब फ़ाउना हमारे पास होता है एनिमल्स को बोलते हैं, फ्लोरा हम लोग कहते हैं प्लांट्स को। तो इसने 1000 ऑफ स्पीशीज़ जो सी हैं एनिमल और प्लांट की वो ऑब्ज़र्व की थी और उन्हें कलेक्ट किया था। अब इसने ऑब्ज़र्व क्या किया था, इसने ऑब्ज़र्व किया था कि ये जो साउथ अमेरिका से इसने सारी की सारी स्पीशीज़ कलेक्ट की थी। ये आपस में हालाँकि अलग-अलग स्पीशी थी, लेकिन इनमें कोई ना कोई रिज़ेम्बलेंस पाई जाती थी। एज़ कम्पेयर टू यूरोप को अगर देखा जाए तो यूरोप की स्पीशी के साथ उसकी बिल्कुल वो यहाँ की जो स्पीशी थी यानी कि साउथ अमेरिका की स्पीशी थी, वो यूरोप की स्पीशी से टोटली क्या थी, डिफरेंट थी। लेकिन जो हमारे पास साउथ अमेरिका की स्पीशी थी, आपस में क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी।
करेगी। इसने एक पज़लिंग केस ऑफ जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉस फ्योना ऑफ गैलापागोस आइलैंड का। गैलापागोस आइलैंड के एक जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इसने फ्योना का एक पज़लिंग केस जो-सा है वो सॉल्व किया था। फ्योना यानी कि एक एनिमल का, जो हमारे पास क्या थे, बर्ड्स थे। अब वो केस क्या था वो हम देखते हैं। अब हमारे पास था क्या, साउथ अमेरिका का मेनलैंड था। उसका कोस्टल लाइन यानी कि साहिल था। अब उसके आसपास जो-सा है काफ़ी सारे आइलैंड जो-से हैं वो प्रेज़ेंट थे। अब क्या हुआ था, उसने ऑब्ज़र्व किया था इन सारे आइलैंड के जो फिंचेस थे, फिंचेस कहते हैं बर्ड की स्पीशी को। तो इन सारे आइलैंड की जो बर्ड की स्पीशी थी वो काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही थी किसके साथ, उसके काफ़ी फीचर मैच कर रहे थे मेनलैंड जो-सी थे वहाँ के फिंचेस के साथ, यानी कि वहाँ के बर्ड्स के साथ उसके फीचर मैच कर रहे थे। लेकिन फिर भी देखने में ऐसे लग रहा था यानी कि डिफ़रेंस इतना ज़्यादा था कि ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई न्यू स्पीशी है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उस पे ऑब्ज़र्व किया जाए यानी कि गौर किया जाए तो पता चल रहा था कि उनके काफ़ी फीचर जो-से हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, मेनलैंड की स्पीशी के साथ मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसने क्या किया, फिर इसने गैलापागोस आइलैंड यानी कि एक आइलैंड लिया और वहाँ से जो-सा है गैलापागोस आइलैंड से 13 फिंचेस जो-सी हैं, यानी कि फिंचेस की 13 स्पीशी जो-सी हैं, डिफरेंट स्पीशी, उनको कलेक्ट किया। यानी कि गैलापागोस आइलैंड जो-सा था, एक आइलैंड था, उसके अंदर से उसके अलग-अलग इलाकों से जो-सा है उसने 13 टाइप की जो-सी अलग-अलग फिंचेस हैं, अलग-अलग बर्ड्स की जो-सी स्पीशी हैं उसको कलेक्ट कर लिया। और फिर उसने क्या किया, उनके ऊपर स्टडी करना शुरू किया। जब उसने इन फिंचेस के ऊपर जो-सा उनको ऑब्ज़र्व किया तो उसे पता चला असल में हुआ क्या था। ये सारी की सारी जो फिंचेस हैं, जो कि आइलैंड के ऊपर इस वक़्त पाई जाती हैं, ये मेनलैंड से जो-सा है वो उड़ के यहाँ पर आई हैं। इसने रिज़ल्ट क्या निकाला, इसने फिर 1836 के अंदर जो-सा इन सारी 13 फिंचेस को जब इसने स्टडी किया तो इसने रिज़ल्ट निकाला कि असल में ये सारी जो फिंचेस थी, जो कि आइलैंड के ऊपर आई थी, ये कहाँ से आई थी? ये मेनलैंड से आई थी। और मेनलैंड के ऊपर जो फिंचेस प्रेज़ेंट थे, जो बर्ड प्रेज़ेंट थे, असल में वो सारे इसके क्या थे? वो एंसेस्टर थे, इनके एंसेस्टर थे। और ये एंसेस्टर जो-से हैं वो काफ़ी टाइम पहले जो-सा यहाँ से उड़ के इन आइलैंड के ऊपर आ गए और गैलापागोस आइलैंड के अलग-अलग इलाकों में आ गए। अब क्या हुआ था, ये किसी न किसी जियोलॉजिकल बैरियर की वजह से, जियोलॉजिकल बैरियर हम लोग किसे कहते हैं? कोई बैरियर कहते हैं रुकावट को, यानी कि कोई ऐसी रुकावट जो ज़मीनी रास्ते को बंद कर दे, कोई पानी या सेंटर में अगर कोई पहाड़ वगैरह आ गया, माउंटेन आ गया तो इसकी वजह से। अब हमारे पास क्या हुआ था कि यहाँ पे हमारे पास ये सारी फिंचेस जो-सी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। इन सब फिंचेस ने क्या किया, अपने-अपने एरिया के हिसाब से, अपने-अपने हैबिटेट के हिसाब से इन्होंने अपने अंदर एडॉप्टेशन, अपने फीचर्स, बॉडी फीचर को जो-सा है वो चेंज करना शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि इस इलाके में जो गैलापागोस आइलैंड का ये वाला एरिया था, वहाँ पे हमारे पास क्या था, वहाँ पे ज़्यादा सीड अवेलेबल थे खाने के लिए। अब क्योंकि सीड अवेलेबल थे तो यहाँ पे जो फिंचेस थी, यहाँ की उनकी बीक जो-सी है वो शॉर्ट हो गई और जो-सी है वो थोड़ी थिक हो गई, यानी कि थोड़ी ज़्यादा मोटी हो गई। जबकि जो हमारे पास ये वाला एरिया ऐसा था, वहाँ पे क्या था, सिर्फ़ फ्लावर्स अवेलेबल थे। तो यहाँ की फिंचेस ने क्या किया, यहाँ के बर्ड्स ने क्या किया, उन्होंने तो इस एरिया के बर्ड्स ने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फ्लावर अवेलेबल थे तो इस वजह से इन्होंने उन फ्लावर्स के नेक्टर के ऊपर फ़ीड करना शुरू कर दिया। इस वजह से इनकी बीक जो-सी है वो लॉन्ग हो गई, वो लॉन्ग हो गई थी और थिन हो गई थी उसके हिसाब से। इस वजह से क्या हुआ था कि इनके फ़ीचर जो-से हैं उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सबके फ़ीचर जो-से हैं वो चेंज हो गए और इसलिए लग रहा था कि हमारे पास फिंचेस यानी कि बर्ड्स की अलग-अलग स्पीशी है। हालाँकि ये सारी स्पीशी जो-सी है, उन्होंने क्या किया था, वो एक ही एंसेस्टर से बिलॉन्ग करते थे। लेकिन क्या हुआ था कि उन्होंने अपने हैबिटेट को अडॉप्ट करने की वजह से उनके फीचर चेंज हो गए और देखने में इस तरह लग रहा था कि हमारे पास एक न्यू स्पीशी आ गई है। नेक्स्ट क्या हुआ, 1840 के अंदर डार्विन ने जोन सा है काफ़ी सारा अपना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का काफ़ी सारा वर्क जोन सा है उसके मेजर फीचर कंप्लीट कर लिए थे। 1844 के अंदर उसने एक लॉन्ग ऐसे लिखा था कि स्पीशी का ओरिजिन, सबसे पहले यानी कि स्पीशी जो सी है वो कहाँ से बनी थी और किस तरह उसने नेचर को सेलेक्ट किया था। उसके बाद उसने क्या किया था, लेकिन इससे पहले कि वो अपना काम पब्लिश करता, उससे पहले क्या हुआ था कि हमारे पास एक और साइंटिस्ट था जो हमारे पास था, वेलिस जो सा था वो हमारे पास एक नेचुरलिस्ट था। यानी कि वो इस बात पे बिलीव रखता था स्टार्टिंग में कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी बने हैं ये अपनी मौजूदा हालत में यानी कि इसी हालत में जो उनसे हैं वो बने थे, इनके अंदर कोई एवोल्यूशन वगैरह नहीं आई। इसने जब देखा कि इसका काफ़ी सारा काम जो सा है वो किसके साथ मैच करे, डार्विन के साथ मैच करे, तो उसने अपना सारा काम जो सा है जो यानी कि थोड़ी बहुत रिसर्च की थी वो किसको सेंड कर दी थी, डार्विन को सेंड कर दी थी। फिर डार्विन ने क्या किया, अपनी जो उसने 1844 के अंदर जो अपना ऐसे लिखा था और साथ में जो वेलेस के पेपर थे, दोनों जो उनसे हैं वो 1 जुलाई 1858 को प्रेजेंट किए थे
लेनियन सोसाइटी ऑफ लंदन को जो से प्रेजेंट किए। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ था और इसके बाद डार्विन ने क्या किया, अपनी बुक जो सी है उसका ओरिजिन ऑफ स्पीशी उसको कंप्लीट किया था उसी के नेक्स्ट ईयर और उसको फिर पब्लिश कर दिया था। अब उस बुक के जो से हैं वो 2 मेन पॉइंट्स थे। एक हमारे पास आ जाता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेचुरल सिलेक्शन एंड एडॉप्टेशंस। और ये 2 पॉइंट अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।